माफिया सरगना अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि अतीक अहमद था कौन, उसकी कहानी क्या है। ये मेरे साथी रणवीर ने फाइनल रिपोर्ट में बताया था। आप वो रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। एक शहर जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता है, जिस शहर को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं, जिस शहर को शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, और इस धर्म की नगरी में अधर्म का काम करने वाले एक शख्स की वजह से भी इस शहर को बदनाम करने की कोशिश हुई। ये शख्स है अतीक अहमद और ये शहर है प्रयागराज। अतीक अहमद नाम के एक बदमाश, या यूं कहें गुंडा, या यूं कहें दबंग, या फिर हिस्ट्री शीटर या गैंगस्टर, जो भी कहें, लेकिन अतीक अहमद ने प्रयागराज को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में अतीक अहमद का क्या है इतिहास, कैसे एक तांगे वाले का बेटा एक अपराधी और फिर माननीय नेता बन गया, उसकी पूरी कहानी समझने हम मौजूद हैं प्रयागराज में और आपको बताएंगे, मिलवाएंगे उन लोगों से जो लोग या तो अतीक के सताए हुए हैं या फिर अतीक को ठीक से जानते हैं। तो अतीक का क्या है अतीत, ये समझने के लिए ज़रा चलते हैं प्रयागराज के गलियों में और समझते हैं कि आखिर कैसे एक तांगे वाले का बेटा बन गया अतीक अहमद। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हर पार्टियों का समर्थन, कुछ पार्टियों में तो सीधा उसका मेंबर हुआ, और जो जिस पार्टी का मेंबर नहीं था उनके नेता इसके सहयोगी थे। अतीक अहमद की राइज में मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सबसे बड़ा हाथ रहा, और माना जाता था उस वक्त पुलिस प्रशासन में भी एक मैसेज गया था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अतीक अहमद को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। जो भी हो सकता है, मैं 2 दिन लड़ पाऊंगी, 4 दिन लड़ पाऊंगी, या लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगी। धमकी उमकी तो डायरेक्ट नहीं मिलती है, पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया जाता है। आदित्यनाथ योगी 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए। योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही माफियाओं पर कार्रवाई शुरू की गई और अतीक जैसे जो माफिया हैं उनको सबसे पहले आर्थिक चोट पहुंचाई गई। आर्थिक चोट में अतीक और उसके जो करीबी थे, उनके करीबियों की संपत्तियों को पहले चिन्हित किया गया, उसके बाद या तो उन्हें जब्त किया गया या फिर गिरा दिया गया। ऐसी ही एक प्रॉपर्टी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अतीक अहमद का दफ्तर हुआ करती थी। अतीक यहाँ बैठता था, लोगों से मिलता था, कई सारी रणनीतियाँ यहाँ बनती थी, लेकिन इस संपत्ति को भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने गिराया। और न सिर्फ इसको, बल्कि यूपी में 1100 करोड़ से ज़्यादा की ऐसी संपत्ति है जिसको या तो गिरा दिया गया या फिर ध्वस्त कर दिया गया। 6 साल में 1150 करोड़ के आसपास की संपत्ति गिराई गई है या जब्त की गई है, और ये जो कार्रवाई है ये लगातार जारी है। और इसी वजह से अतीक जैसे जो माफिया हैं उनको बड़ा नुकसान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहुंचाया। जो आज बुलडोज़र कल्चर की बात होती है और जिस बुलडोज़र के से अपराधियों के मकान और बिल्डिंग गिराने की इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसको योगी आदित्यनाथ से जोड़ के देखा जाता है, इसकी जो सबसे पहली मिसाल पेश की थी वो मायावती ने की थी 2007 में, जब उन्होंने चकिया में अतीक अहमद का ऑफिस भी गिरा दिया था और सिविल लाइन्स में उनकी बिल्डिंग भी गिरा दी थी। बड़ी महंगी, बड़ी ऊँची बिल्डिंग को पे उन्होंने बुलडोज़र चलवा दिया था। तो मायावती ने ज़रूर काफ़ी समय तक अतीक अहमद को हॉन्ट किया, उनको काफ़ी दिन वो फरार भी रहे, वो जेल में भी रहे। अतीक अहमद का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता इन्हीं सड़कों पर टांगा चलाया करते थे। लोग उन्हें पहलवान के नाम से जानते थे और उनकी भी छवि दबंग किस्म की थी, लेकिन वो अतीक की तरह माफिया या डॉन नहीं थे। कि अतीक के जो पिताजी थे उनको पहलवान कहा जाता था। वो थोड़ा सा झगड़ालू किस्म के थे और उनके विवाद होते रहते थे।
तो उनको मोहल्ले के लोग और इलाके के लोग पहलवान के, इनफैक्ट अतीक अहमद खुद भी अपने पिताजी को पहलवान कह के ही संबोधित करते थे, मैंने कई बार सुना। तो लेकिन उनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था, उनके ऊपर कभी कोई मुकदमा नहीं हुआ, उन पे उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी। तो अगर जो अपराध आप देख रहे हैं और ये जो मुकदमों की सीरीज़ है, जो ये हिस्ट्री शीट है, वो अतीक अहमद से ही शुरू होती है। जानकार बता रहे हैं, अब सब तमाम रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। पहले अतीक, हम लोग प्रयागराज में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, छोटे मोटे अपराध करने वाले बहुत लोग होते हैं, पर अतीक अहमद पहली बार लाइमलाइट में आते हैं चांद बाबा हत्याकांड के साथ। चांद बाबा यहाँ के एक कॉरपोरेटर थे और उनका आपराधिक इतिहास था, हिस्ट्री शीटर थे। और चांद बाबा की जो एक मर्डर हुई और उसमें अतीक अहमद पे आरोप लगा, ये माना जाता था कि मुस्लिम डॉन बनने की एक राइवलरी थी। जितने भी माफिया नज़र आते हैं, ये किसी न किसी जाति का, वर्ग का, कौम का इन्हें समर्थन हासिल होता है। तो ऐसे में जो शहर का, जो इलाहाबाद शहर का जो पश्चिमी इलाका, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, उसमें वर्चस्व की लड़ाई में माना जाता है कि अतीक अहमद और चांद बाबा के बीच में ये एक वर्चस्व की जंग थी, जिसमें चांद बाबा की हत्या दिन दहाड़े और चाय की दुकान पे गोली और बम के साथ हो जाती है। और ये काउंटिंग के दिन होता है। अतीक अहमद जब बड़ा होना शुरू हुआ तो उसने लोगों पर धौंस जमाने के लिए दबंगई करनी शुरू की। इस खेल में उसको मज़ा आना लगा और उसके बाद 1979 में उसके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि अपराध में अतीक अहमद ने अपने हाथ नहीं रोके और धीरे धीरे उसकी जो आपराधिक गतिविधियां थी वो बढ़ती गई। लेकिन अतीक को ये बात भी पता थी कि अगर वो अपराध करता रहा तो ज़्यादा दिन तक बच नहीं सकता। इसलिए 10 साल बाद यानी 1989 में उसने पहला चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव जीता और माननीय बन गया। 89 का चुनाव निर्दल था तो तब सत्ता से जुड़ा, 91 का चुनाव निर्दल था तब भी जो है मैंने अपना मैनेज करता रहा। फिर 93 का जो चुनाव लड़ा वो इसके खिलाफ सपा बसपा ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। 96 में सपा के टिकट पर लड़ा, 2002 में अपना दल के टिकट पर लड़ा, तो सब चलता रहा। फिर ये हर पार्टियों का समर्थन, कुछ पार्टियों में तो सीधा उसका मेंबर हुआ और नहीं तो बाद में, और जो जिस पार्टी का मेंबर नहीं था उनके नेता इसके सहयोगी थे। इस बीच मुलायम सिंह यादव से अतीक की नजदीकियां बढ़ी और 2004 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने उसको फूलपुर से समाजवादी पार्टी का टिकट दिया। वो चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, सांसद बना। देखें, 80 के दशक तक एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक कंसेप्ट हुआ करता था जहाँ पे वो आपराधिक तत्वों का और अपराधियों की मदद लिया करते थे। 89 से जो हम पोस्ट मंडल फेज देखते हैं और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार में, और जब ये रीजनल पार्टीज़ का उदय होता है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टियों, मुलायम सिंह, और बिहार में लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल, तो अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया। पहले राजनीति का अपराधीकरण था, अब अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया। विनेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ी हो गई। अगर आप जीत सकते हैं तो फिर ये बात मैटर नहीं करती थी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर आप एक सीट भी निकालने में सक्षम हैं तो पार्टीज़ आपको अकोमोडेट करने के लिए तैयार थी। अतीक अहमद की राइज में मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सबसे बड़ा हाथ रहा। इसका आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें, 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक, सिटिंग एमएलए राजू पाल की जब मर्डर होता है, और बहुत सनसनीखेज मर्डर था, एक सिटिंग एमएलए को सड़क के बीच में शहर में दौड़ा के मारा गया। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जो उस समय मुख्यमंत्री थे, वो शहर में आते हैं और वो मंच से डिक्लेयर करते हैं कि अतीक अहमद पूरी तरह निर्दोष है। अब इसको सोच के देखें कि पुलिस प्रशासन के ऊपर इसका क्या असर होगा जो उस केस की तहकीकात कर रहे थे। मुख्यमंत्री मंच पे खड़े होके अतीक अहमद को अपने साथ, अपने बगल में खड़ा करके उनको क्लीन चिट दे रहा है, उन्हें निर्दोष बता रहा है। बल्कि मुलायम सिंह कहते हैं कि आज अतीक अहमद सरेंडर कर रहे हैं तो मेरी इज्जत रखने के लिए कर रहे हैं। मुलायम सिंह से अतीक अहमद की नज़दीकी
कभी किसी से नहीं छुपी रही। और बीच में एक जो गेस्ट हाउस कांड आप देखते हैं, मायावती ज़रूर अतीक अहमद के खिलाफ रही। 2012 में अखिलेश यादव की जो सरकार आती है, वो पहली बार समाजवादी पार्टी की सरकार होते हुए भी अखिलेश यादव जाहिर तौर पे अतीक अहमद से दूरी बनाते हुए नज़र आते हैं। उस दौरान एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ था जिसमें वो अतीक अहमद के पीठ पे हाथ रख के उन्हें हल्का सा पुश करते हुए, धक्का देते हुए नज़र आ रहे हैं। उसका भी काफ़ी वायरल हुआ था और माना जाता था उस वक्त पुलिस प्रशासन में भी एक मैसेज गया था कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अतीक अहमद को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये पहली बार हुआ कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी पर अतीक अहमद को जिस तरह का सरकारी प्रश्रय और जिस तरह की गवर्नमेंट बैकिंग मिलती थी वो नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी सपा की सरकार थी, उनका रुतबा बना रहा। अतीक अहमद कभी नहीं चाहता था कि लोगों में उसका डर खत्म हो। इसी वजह से जब जब वो कमज़ोर दिखाई दिया तब तक उसने कुछ ऐसी हरकतें की जिससे वो फिर से चर्चा में आ गया। जब वो देवरिया जेल में बंद था तब उसने लखनऊ के एक व्यापारी को जेल बुलाया, उसकी पिटाई की, वीडियो बनवाया और वीडियो वायरल करा दिया, तब वो चर्चा में आया। फिर प्रयागराज के एक प्रॉपर्टी डीलर को जेल में बुलाकर उसने पिटाई की, इस मामले में भी FIR हुई, लेकिन अतीक चर्चा में आ गया। और सबसे बड़ी वारदात जो BSP के विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी, उस हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या अतीक के परिवार वालों ने तब की जब अतीक साबरमती जेल में बंद था और उसकी संपत्तियों को लगातार गिराया या जब्त किया जा रहा था, उसके सहयोगियों पर कार्रवाई हो रही थी। तब अतीक अहमद के परिवार ने प्रयागराज में जो अपना प्रभाव है वो दिखाने के लिए उमेश पाल के घर के बाहर तब उसकी हत्या की जब वो कोर्ट में उसी राजू पाल हत्याकांड में गवाही देकर आ रहा था। जो मेरे बगल की ये दुकान है, इस दुकान में जो लगा CCTV है, इसी CCTV कैमरे में दिखाई दिया कि क्रेटा कार से जब उमेश पाल और उसके गनर्स उतरे तब अतीक अहमद का बेटा और उसके जो शूटर्स थे वो इस इलाके में पहले से रेकी करके मौजूद थे और अचानक उन्होंने उमेश पाल पर हमला किया, गोली चलाई, बम फेंके गए और उमेश पाल और उसके 2 सहयोगियों की मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले के बाद अतीक की दहशत एक बार फिर से बढ़ी, लेकिन इसी उमेश पाल की गवाही के आधार पर जो अपहरण का मामला था उसमें अतीक अहमद सजायाफ्ता हुआ। इस सारी घटना को लेकर के उमेश पाल की पत्नी ने क्या कहा, जरा उन्हें सुनिए। जब ये 2006 में इन्होंने किया, तब से यानी इसके बाद से जो भी किया है तब से इनको खतरा बराबर बनी रही। आज की वो खतरा नहीं थी। और जो है मैं वाकई में मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं कि इस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज मैं आप लोग के समक्ष बैठी हूँ, बात कर रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड नहीं है, नहीं तो शायद मैं यहाँ पे भी बैठती नहीं, वही इस सब को हैंडल करते। और जो घटना उसने किया है वो सही नहीं था मेरे हिसाब से। और क्योंकि अगर उन्होंने पेन के हिसाब से लड़ाई किया था तो आपको भी न्यायपालिका तक ही सीमित रखना चाहिए था, न कि न्यायपालिका का उल्लंघन करके आपने इस तरह से जो सडनली काम किया, ये ठीक नहीं था। अपने बच्चों को लॉन्च करना, आपने अच्छा शिक्षा अपने बच्चों को दिया है, मैं समझ रही हूँ इस चीज़ के लिए। 1980 का दशक था जब अतीक अहमद एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था, लेकिन उसी 1980 के दशक के खत्म होते होते वो विधानसभा का चुनाव जीतकर माननीय बन गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि राजनीति में आने के बाद अतीक अहमद ने आपराधिक घटनाओं को कम किया या खत्म किया, बल्कि उसकी अपराध की जो गतिविधियां थी वो बढ़ती गई। एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते गए, मामला कोर्ट जाता था, लेकिन गवाही देने वाला कोई नहीं मिलता था, क्योंकि गवाहों को या तो डराया धमकाया जाता था या फिर मार दिया जाता था। स्थिति ये थी कि जिस कोर्ट में अतीक का मामला सुनवाई के लिए जाता था, जजेस अपने आप को उस मामले से अलग कर लेते थे। अब सोचिए कि अतीक के खिलाफ प्रभाव कितना था। ऐसे में प्रयागराज के DSP रैंक से लेकर SSP और IG रह चुके लालजी शुक्ला ने क्या बताया, जरा उन्हें सुनिए। अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास जो ऑन रिकॉर्ड है वो 1979 का है। खुल्दाबाद में एक हत्या से शुरू होता है। उससे पहले ये मोहल्ले का
दबंग था, मनबड़ था, कम पढ़ा लिखा था, मतलब ये मैट्रिक पास नहीं है, बाद में कहीं से सर्टिफिकेट ले लिया हो, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे कार्यकाल में इसको शिक्षा अल्प शिक्षा ही कही जाएगी। इनके पिता तांगा चलाते थे, हाजी फिरोज। तांगा चलाने में इनकी रुचि नहीं, पढ़े लिखे नहीं, घर पर धन इतना था नहीं कि कोई व्यापार कर सके। व्यवसाय घोड़े का था, तो उससे अच्छा व्यवसाय चाहिए, पैसा चाहिए। और जो है अभी आए तो कहाँ से आए, या तो व्यवसाय से आए या नौकरी से आए, नौकरी कर नहीं सकते थे, तो अपराधी एक क्षेत्र बचा, तो मनबड़ हुआ। फिर जो है मारपीट, उसी में पैसा वसूलना, जमीन उमीन दाएं बाएं सब करता रहा, जो प्रारंभिक इतिहास है। हत्या कर दिया तो नाम हो गया। एक हत्या इसने बिहार में की, बोकारो में, अब झारखंड में है। अब जब ये है तो फिर अब वो आसपास का जो है ये दबंग हो गया, और लोगों से भी जो छोटे मोटे अपराधी थे उनसे टकराया, वो किया, मारा पीटा, उनमें ये अपना बढ़ता गया, लोग इसके साथ जुड़ते गए। फिर इसके मन में आया कि ये तो खाली अपराध से तो हम केवल अपराध से सफल नहीं हो सकते जब तक मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक मुझे समाज का, प्रशासन का, शासन का, तो समाज का तो समाज में चल रहा है, जोड़ लेगा, लेकिन शासन प्रशासन के प्रोटेक्शन के लिए राजनीतिक पद होना चाहिए। कोई पार्टी से जुड़ा नहीं था। 89 के इलेक्शन में निर्दल पर्चा दाखिला कर दिया शहर पश्चिमी से। उस समय एक पैरालल ही दबंग था, चांद बाबा। चांद बाबा की भी वही इच्छाएं थी, और उसी तरह से वो भी जो है उसका एक खौफ था या दबंग था, बदमाशी था, गुंडा अपराधी था। उसने भी दाखिल कर दिया। इसने मना किया तो मत लड़ो, वो माना नहीं। तो यहाँ तक मुझे याद है कि परिणाम घोषित होने से पहले उसकी हत्या करा दिया और ये जीत गया। वो साल था 2004 जब लोकसभा के चुनाव हुए। विधायक अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी ने फूलपुर से सांसद का टिकट दिया। चुनाव हुआ, चुनाव जीतकर अतीक अहमद संसद पहुंच गया और अपनी खाली की गई विधानसभा की सीट पर उसने अपने छोटे भाई अशरफ को टिकट दिलाया। इस चुनाव में अशरफ के खिलाफ राजूपाल मैदान में थे और चुनाव में अशरफ चुनाव हारा, राजूपाल चुनाव जीतकर विधायक बन गए। लेकिन ये बात अतीक अहमद को इतनी नागवार गुजरी कि उसने राजूपाल की हत्या करा दी। इस हत्या के बाद से ही अतीक अहमद के दिन खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि अतीक अहमद पहले फरार हुआ, फिर गिरफ्तार हुआ, फिर जमानत पे बाहर आया और उसके बाद कई चुनावों में वो कोशिश करता रहा लेकिन चुनाव हारता गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में बनी और उसके बाद से अतीक अहमद को कमजोर करने के लिए तमाम कार्रवाई की गई। उसके संपत्तियों को गिराया गया, जब्त किया गया, कुछ अवैध कब्जों को खाली कराया गया और तमाम ऐसे मुकदमे थे जिस पे कार्रवाई आगे बढ़ी। स्थिति ये हुई कि अतीक अहमद जेल में रहा और कमजोर होता गया। ऐसे में 2005 से लेकर 2023 तक कैसे राजूपाल की पत्नी ने संघर्ष किया और इस संघर्ष को कोर्ट में आगे बढ़ाया, जरा उनके मुंह से उनकी कहानी सुनिए। मेरे जीवन में मेरी शादी को मात्र 9 दिन हुए थे और जब इस तरह से मेरे साथ हुआ कि मेरे पति की हत्या मेरे शादी के 9 दिन बाद कर दी गई और मैंने वहाँ पर ये देखा, क्योंकि मैं जब से मेरी शादी हुई थी तो मैं 9 दिन में बस यही देख रही थी कि अतीक के शूटर्स यहाँ आए हुए हैं, अतीक के शूटर्स वहाँ आए हुए हैं, यहाँ मत निकलिए, वहाँ मत निकलिए। कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाभी भैया को निकलने मत देना, ये है वो है। तो मैंने देखा कि मैं अकेले हूँ और क्या करूँ, तो मुझे कुछ अपने चाचा जी के सिद्धांत, अपने परिवार के सिद्धांत नहीं, चाहे जो हो जाए, मगर मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, मैं नहीं हटूँगी। और जिस समय घटना हुआ बहुत से ऐसे लोग थे
जिन्होंने बस माइंड में ये भरना चाहा कि नहीं तुम अभी छोटी हो और तुम्हारे जब पति नहीं लड़ पाए, देखो लड़े, बगावत तो किए, मगर देखो वो लड़े तो मगर वो ज़िंदा नहीं रहे, तो बेटा अतीक से लड़के यहाँ कोई ज़िंदा नहीं रह सकता और तुम अभी बहुत छोटी हो, अपने जीवन के बारे में सोचो और छोड़ो ये सब चीज़ें। तो मैंने फिर वही चीज़ मेरे जहन में बसा कि हर इंसान छोड़ो कह देगा और हर जिसका पति मारा जा रहा है, जिसका बेटा मारा जा रहा है, मैंने सुना है कि यहाँ अतीक लोगों ने बहुत लोगों को मारा है, मगर कोई एक्शन ही नहीं लेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, सब डरते ही रहेंगे, तो आगे मतलब फिर न्याय किसको मिलेगा? जो भी हो सकता है, मैं 2 दिन लड़ पाऊँगी, 4 दिन लड़ पाऊँगी या लड़ते लड़ते मैं मर जाऊँगी। और मैंने कहा देखिए जिसका आदमी मर जाता है मुझे वो सम्मान नहीं मिलेगा जो पति के रहते हुए और जब पत्नी उसके बगल बैठती है, जो सम्मान पत्नी को मिलता है उस लड़की को मिलता है, मान सम्मान स्वाभिमान आने जाने का जो एक लड़की को उस समय फील होता है, वो सारा मेरे लाइफ से ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने उस दिन संकल्प अपने आप से किया कि नहीं, चाहे जो हो जाए, जितने दिन के लिए लड़ पाओ इस आदमी से, मगर आप लड़ो। आप हंसने के पात्र मत बनो। जो लोग आज आपको समझा रहे हैं, आपके ऊपर हंस रहे हैं, उनको आपको एक ऐसा कुछ करके उनको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं, आप जो सोचोगे पूरा तो नहीं मैं सोच सकती कि पूरा हो जाता है ना, मगर आप तबीयत से सोचो तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। ये मेरे लाइफ का एक अपना खुद विचार रहा है और मेरे साथ वही होता रहा है, जिसपे मैं अडिग रही, मैंने फ़ैसला लिया और जिसमें मैंने संघर्ष किया, वो रिज़ल्ट मुझे मिला है। अतीक अहमद के खिलाफ अभी 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और एक दौर ऐसा भी था जब एक दिन में उसके खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे और मुकदमों की संख्या 250 के आसपास पहुंच गई थी। हालांकि मायावती सरकार में एक दिन में दर्ज हुए 100 से ज़्यादा मुकदमों को सुनवाई के दौरान एक्सपंज कर दिया गया और उसकी जो मुकदमों की संख्या थी वो घट गई। लेकिन अतीक के डर की वजह से तमाम ऐसे गवाह थे जो या तो मुकर गए या फिर गवाही देने से मना कर गए और इस वजह से कई मामलों में वो बरी भी हो गया। अभी भी उसके खिलाफ 100 मुकदमे हैं, लेकिन आप सोचिए कि 44 साल बाद पहला मुकदमा है जब अतीक के खिलाफ कोई फैसला आया है और उसको उम्र कैद की सजा मिली। सरकारी वकील सुशील वैश्य से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि न सिर्फ डराया धमकाया जाता था बल्कि वकीलों को लालच भी दिया जाता था। सुशील वैश्य साहब ने अतीक को लेकर के और कानूनी अड़चनों को लेकर के किस तरह की बात बताई, उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई नहीं आना चाहता है, कोई प्रोसीड नहीं करना चाहता है, तो किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। किसी पुलिस वाले को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, किसी बॉर्डर के सैनिक को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। सबके अपने बाल बच्चे होते, लेकिन करना तो है, हम हो या कोई हो, या तो उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, दूसरे शब्दों में कहें भाग ले या तो भाग लो, दो ही चीज़ हो सकती है। अब ये चीज़ें बहुत दिन से चली आ रही है, तो चीज़ें बदली हैं। आप लोग को धमकी वमकी नहीं? धमकी उमकी तो डायरेक्ट नहीं मिलती है, पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया जाता है। उनके वकीलों द्वारा जो है कहा गया कि कल्पना नहीं करेंगे कितना पाएंगे आप। तो हमने कहा कि हम नमक रोटी के में जीने वाले लोग हैं, हमें भौतिक चीज़ों से बहुत लगाव नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी झड़प हुई। इस झड़प में अतीक अहमद का नाम भी आया और मुख्यमंत्री ने गुस्से में कहा, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग गलतफहमी दूर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान बहुत चर्चा में आया और इसमें अतीक अहमद का जिक्र भी था, लेकिन सीएम का एक और बयान था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी कि माफियाओं के कब्जे से ज़मीन छुड़ाकर उन ज़मीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री के इस बयान की जो शुरुआत थी वो प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे वाली ज़मीन से की गई, जहाँ ये जो अपार्टमेंट जैसी एक प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये ज़मीन अतीक के कब्जे में थी, जिसको अतीक के कब्जे से छुड़वाया गया और यहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं। इस पूरे 15,000 स्क्वायर फीट इलाके में
76 फ्लैट्स होंगे, जिसमें एक छोटा ड्राइंग रूम, एक कमरा, किचन और टॉयलेट होगा और छोटी सी बालकनी भी दी जाएगी। और इस मकान की कीमत है 6 लाख रुपए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.5 लाख रुपए माइनस करके गरीबों को ये जो फ्लैट्स है ये मिलेंगे 3.5 लाख रुपए में। और इसी वजह से 76 फ्लैट्स के लिए अब तक 6000 से ज़्यादा आवेदन प्रयागराज में आ चुके हैं। लोगों में खुशी इस बात की है कि गरीबों को फ्लैट मिल जाएगा और माफियाओं के कब्जे से ज़मीन छुड़ाई जा रही है। तो प्रयागराज से इसकी शुरुआत हुई है और माना जा रहा है कि यूपी में जहाँ जहाँ भी सरकार ने जो माफियाओं के कब्जे से ज़मीन छुड़वाई है, वहाँ पर इस तरह के गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है। ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी, और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। तो आपने देखा कैसे एक टांगे वाले का बेटा अतीक अहमद, बाहुबली अतीक अहमद बन गया। उसके किए की सजा एक मामले में मिल चुकी है, उम्र कैद का फैसला हो चुका है, लेकिन अभी भी 100 से ज़्यादा ऐसे मुकदमे हैं जिनमें फैसला आना बाकी है। उम्मीद है इस फैसले के बाद जो बाकी मुकदमे हैं उनमें भी ट्रायल तेज़ी से होगा और अतीक अहमद को उसके गुनाहों की जो सज़ा मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलेगी। फिलहाल मैं और जेरी आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि अतीक के अतीत की जो कहानी आपने देखी उस पर अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। फिलहाल धन्यवाद।